नमस्कार दोस्तों, वर्तमान परिदृश्य में आयोजित होने वाली तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर के प्रश्नों की अहम भूमिका होती है। यहाँ तक कि कुछ परीक्षाओं में जैसे संघ लोक सेवा आयोग, विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोगों तथा कर्मचारी चयन आयोगों के प्रारंभिक परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के लगभग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 20 से 30 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। करंट अफेयर के इसी महत्व को देखते हुए एडिटोरिया के द्वारा जारी किए गए 18 आप यहाँ पर देख सकते हैं, एडिटोरिया के द्वारा जारी किए गए 18 प्रैक्टिस सेटों के दूसरे प्रैक्टिस सेट में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो आज का पहला प्रश्न है, किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में शहरी बस्तियों के भूमि सर्वेक्षण के लिए शुरू किया गया है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, सेवा से सीखो अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने $434.25 मिलियन का ऋण वापस ले लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, असम के कार्बी आंगलोंग जिले में जो आदिवासी समूह हैं उनके द्वारा इस परियोजना का विरोध किया गया है, क्योंकि इस परियोजना से विस्थापन और भूमि अधिकारों के मुद्दों को लेकर स्वदेशी कार्बी और रेगमा समुदायों द्वारा इसका विरोध किया गया, जिसके एवज में एडीबी अर्थात एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने अपने दिए हुए $434.25 मिलियन का ऋण जो था वो वापस ले लिया है। अगर बात करें एशियाई विकास बैंक की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है तथा इसकी स्थापना जो है 19 दिसंबर 1966 को 1966 को इसकी स्थापना हुई थी, अर्थात 19 दिसंबर 1966 को एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में स्थित है। अगला प्रश्न देखें तो, जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ के इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए कि जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो इस शहर का नाम है किताकियुसु। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला शहर का नाम है किताकियुसु। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम अध्ययन करें तो जापान के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। और जापान की राजधानी की बात करें तो टोक्यो जापान की राजधानी है तथा वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो शिगेरू इशिबा जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प डी है, किताकियुसु। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की गई है? तो यह ध्रुव नीति की शुरुआत की गई है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखें तो इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो भारत में पते अर्थात एड्रेस की संरचना और प्रबंधन में क्रांति लाना है। इस नीति के माध्यम से प्रत्येक स्थान को एक अद्वितीय 10 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक कोड दिया जाएगा, जिसे डीजीपिन कहा जा रहा है। डीजीपिन अर्थात डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। हम यहाँ पे एक बार इसको लिख देते हैं, डीजीपिन, DIGIPIN अर्थात डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर इसका फुल फॉर्म हो रहा है और ये हर एक पत्ते को 10 अंक की अल्फा न्यूमेरिक कोड के साथ इसे स्थापित किया जाएगा, जो कि एक भौगोलिक स्थान को दर्शाएगा, सटीक भौगोलिक स्थान को दर्शाएगा। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य ने यह घोषणा की है? तो दिल्ली राज्य ने यह घोषणा की है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोंगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डोंगरी। विकल्प सी जो इसका सही आंसर है, डोंगरी भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। और आपको यहाँ पे एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, बताइए कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को कब और किस
संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। फिलहाल इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प सी है। डोंगरी जो है लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में नहीं मान्यता दी गई है डोंगरी को। अगला प्रश्न है कि भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? तो इस नए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है ईसीनेट। आप यहाँ पे ECINET ईसीनेट, विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियमन 2025 जारी किया? किस अनुच्छेद के तहत इन्होंने यह विनियमन जारी किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, अनुच्छेद 240 के तहत इन्होंने लद्दाख आरक्षण विनियमन 2025 जारी किया है। इसके साथ ही अगर हम और विकल्पों को देख लें तो अनुच्छेद 238 और अनुच्छेद 242, इसको इन दोनों अनुच्छेदों को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत निरस्त कर दिया गया। तो एक हमारा अनुच्छेद यहाँ पर बच जाता है, विकल्प सी अनुच्छेद 241। अगर इसके बारे में देखें तो 241 जो है ये संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हाईकोर्ट से संरक्षण की बात करता है। वहीं पे अनुच्छेद 240 जो है ये राष्ट्रपति को कुछ संघ शासित प्रदेशों की शांत प्रगति और सुशासन के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है तथा इन विनियमनों का संसद के अधिनियमों के समान ही बल होता है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है नीति आयोग की MSME प्रतिस्पर्धा रणनीति के बारे में विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। MSME अर्थात माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के बारे में यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। इसमें से देखना है कि कौन सा कथन सही है। भारत में MSME जीडीपी के योगदान में, जीडीपी में 30% से अधिक हो गया है, ठीक है, या योगदान देता है, इसको कह सकते हैं। तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा कथन है रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है, ये कथन भी सही है। तीसरा कथन है कि भारत में MSME के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है। ये प्रश्न जो है, ये जो कथन है ये गलत है। इस प्रकार से विकल्प ए जो है इसका सही हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा है मिजोरम माफ कीजिएगा असम सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। असम सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। असम की बात करें तो असम राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर को ओबीसी दर्जे की मान्यता दी है तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% का आरक्षण भी दिया गया है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। विकल्प सी जो इसका सही आंसर है पटना में इस योजना या इस परियोजना का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यह पटना में इसका उद्घाटन किया गया है। अगर बात करें जल जीवन हरियाली अभियान की तो इसकी शुरुआत जो है ये 2 अक्टूबर 2019 में इसका उद्घाटन किया गया था। वहीं पर अगर जल जीवन मिशन की बात करें, सिर्फ जल जीवन मिशन की बात करें तो जल जीवन मिशन जो है वो 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तहत शुरू किया गया था। इसके साथ ही अगर पटना में नहीं अभी तो बिहार में कुछ और अन्य खेलों के बारे में अगर जानकारी हासिल करें तो बिहार की मेजबानी में कुछ खेलों का आयोजन किया गया था, जैसे कि 11 से 20 नवंबर के बीच में 8वां एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था जिसका शुभंकर गुड़िया थी। वहीं पे 20 से 25 मार्च 2025 में सेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जो कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र स्पोर्ट क्लब पटना में इसका आयोजन हुआ था। इसका शुभंकर भीम था। वहीं इसके आगे 4 से 15 मई 2025 के बीच में 5 जिलों में, बिहार के 5 जिलों में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया था जिसका शुभंकर जो था वो गज सिंह था। तो इस प्रकार से जो 12 नंबर प्रश्न है हमारा यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं वेब्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वेब शिखर सम्मेलन, तो सबसे पहले वेब्स का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, वर्ल्ड ऑडियो वीडियो इंटरटेनमेंट समिट इसका फुल फॉर्म होता है। इस शिखर सम्मेलन के बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं और इसमें सत्य कथन की जांच करनी है या सत्य कथन का चयन करना है। तो यह भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। प्रथम कथन जो है ये सत्य है। द्वितीय कथन की जांच करते हैं, भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्था की स्थापना की है, यह कथन भी सही है। तीसरा कथन है कि इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था, ये कथन गलत है। इस प्रकार से अगर विकल्पों को देखें तो कथन 1 और 2 अर्थात विकल्प ए जो है इसमें सही है। तीसरा कथन क्यों गलत है? तो इसका जो आयोजन है ये दिल्ली में नहीं अपितु इसका आयोजन मुंबई में हुआ था, इसलिए विकल्प कथन 3 जो है ये गलत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं,
किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? तो यह तेलंगाना राज्य सरकार ने किया। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। तेलंगाना राज्य सरकार ने अपनी शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है। तेलंगाना की बात करें तो इसकी राजधानी जो है हैदराबाद है तथा वर्तमान में इसके सीएम है रेवंत रेड्डी तथा राज्यपाल जिष्णु देव शर्मा इसके राज्यपाल हैं। अगर बात करें तेलंगाना राज्य की तो इसका निर्माण जो है या गठन जो है 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। तो इस प्रकार से तेलंगाना से संबंधित कुछ अन्य जानकारियां थी। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस व्यक्ति ने भारत की G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये अमिताभ कांत हैं जिन्होंने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दिया है। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई? तो यह हादसा जो है वो अहमदाबाद में हुआ है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। यह हादसा अहमदाबाद में हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें देखेंगे तो गुजरात के पूर्व सीएम जिनका नाम विजय रूपानी है उनका भी इसमें निधन हो गया है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह हैदराबाद में स्थापित किया गया है। तथा इसके अलावा अगर देखेंगे तो यह हैदराबाद में जो स्थापित हुआ है सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र, यह एशिया प्रशांत का पहला है। लेकिन गूगल की तरफ से देखा जाए तो पूरे दुनिया का ये चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र है जो हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ठीक है, और इसे मुख्य रूप से साइबर खतरे से निपटने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ी है? तो मिजोरम की राजधानी जो कि आइजोल है, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ी है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके साथ ही अगर मिजोरम के सीएम की बात करें तो इनका नाम लाल दुहोमा है। लाल दुहोमा मिजोरम के सीएम है। और गवर्नर की बात करें अर्थात राज्यपाल कौन है? तो डॉक्टर जनरल विजय कुमार सिन्हा यहाँ के राज्यपाल हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नागरपालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? एक बार प्रश्न को फिर से सुन लीजिए। कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगरपालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो ये मध्य प्रदेश बन गया है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है। डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पे है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, आंध्र प्रदेश जो है इसमें प्रथम स्थान पे है। अगला प्रश्न है कि बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया गया है? तो यह गिनी गणराज्य को निर्यात किया गया। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने वर्ष 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य के द्वारा वर्ष 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखें तो सरकारी ई मार्केट प्लस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। सरकारी ई मार्केट प्लस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य बन गया है। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो ये त्रिपुरा बन गया है। तीसरा राज्य कौन बन गया? त्रिपुरा बन गया। पहले स्थान पर मिजोरम है, दूसरे स्थान पे गोवा था और तीसरे स्थान पे त्रिपुरा है। तो ये तो हो गई राज्यों की बात। लेकिन अगर यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे पहला राज्य कौन है जो पूर्ण साक्षरता हासिल किया? तो वो लद्दाख है। लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने कि उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षरता हासिल किया है। ठीक है, इसके आगे देखें। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, गंगा नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है। इस अगला प्रश्न है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पे है? तो इसमें सबसे निचले स्थान पे मेघालय है और सबसे ऊपरी स्थान पे कौन है यानी प्रथम स्थान पे कौन है? तो चंडीगढ़ प्रथम स्थान पे है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? तो ये ड्रोन हमला से है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया
लाइबेरिया और लातविया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना है? इसका सही आंसर हो जाएगा अंगोला को नहीं चुना गया है। विकल्प सी जो है इसका सही आंसर है। एक बार प्रश्न को फिर से सुन लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लातविया में से किस देश को यूएनएससी अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना है? तो ये अंगोला को इसमें नहीं चुना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो ये सैन फ्रांसिस्को को यह स्थान प्राप्त हुआ है, सैन फ्रांसिस्को को। तो टॉप जो 10 स्टार्टअप शहर है उसमें पहला स्थान सैन फ्रांसिस्को को है। और भारत की तरफ से देखें तो इसमें एक शहर भारत का भी शामिल है जिसका नाम बेंगलुरु है, और ये एकमात्र भारत का शहर है और वो भी 10वें स्थान पे है। ठीक है, तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, टोटल 12 देशों के नागरिकों को पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है किस देश में एचआईवी रोगियों में 500% की वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, फिलीपींस में एचआईवी रोगियों में 500% की अचानक से वृद्धि हुई है, जिसके बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है। एचआईवी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, जो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम अर्थात एड्स रोग का कारण बनता है। इसमें एचआईवी जो होता है मानव शरीर के टी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे मानव शरीर का जो रक्षात्मक प्रणाली होता है वो कमजोर हो जाता है तथा छोटे से छोटे बीमारी से लड़ने के लिए भी रोग प्रतिरोधक क्षमता कार्य नहीं करती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प ए है। अगला प्रश्न है भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? तो ये कैटरीना कैफ को नामित किया गया। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया है? तो ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को चलाया है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके अलावा बाकी के विकल्प ए सी की बात कर ले तो ऑपरेशन राइजिंग लायन जो है ये इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया गया था। वहीं पे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है अमेरिका के द्वारा ईरान के ऊपर बम्बार्डिंग करते हुए, आप सभी को पता होगा B-12 स्ट्रेंथ जो विमान थी उसके तहत ईरान पे अमेरिका के द्वारा बम्बार्डिंग कराई गई थी। तो उससे कौन सा नाम दिया गया था? तो उस ऑपरेशन को मिडनाइट हैमर नाम दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प बी है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत इजराइल पर हमला किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोषोन पोवा उत्सव मनाया गया? उत्सव का नाम है पवित्र पोषोन पोवा उत्सव मनाया गया है 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन पर यह मनाया गया था और अभी वर्तमान में फिर मनाया गया। तो किस देश के द्वारा मनाया गया? तो ये श्रीलंका के द्वारा मनाया गया है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 की इस रिपोर्ट में या इस रैंकिंग में किस भारतीय संस्था को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, आईआईटी दिल्ली को प्रथम स्थान नहीं, भारत की तरफ से प्रथम स्थान या शीर्ष स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, भारत की तरफ से। अगला प्रश्न है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है? कोपेनहेगन को घोषित किया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है? तो यह चीन के द्वारा विकसित की गई है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, इसका प्रक्षेपण जो है कुशीनगर में किया गया है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन एक्सरसाइज 3 2025 आयोजित किया गया था? तो यह कहाँ शुरू किया गया है? रोमानिया में शुरू किया गया। विकल्प सी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के
फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है, राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है और वे विधेयकों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकते हैं। पहला कथन जो है ये गलत है। दूसरे कथन की बात करें तो यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है और स्वीकृति केवल तभी स्वीकार्य है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। तो ये कथन जो है दो सही है। इस प्रकार से हम विकल्प में देखें तो विकल्प ए सही है, अर्थात केवल कथन, माफ कीजिएगा ए नहीं, विकल्प 2 इसमें सही है, केवल कथन 2 जो है वो सही है, कथन 1 गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह प्रदीप नरवाल ने घोषणा की है। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो किसने हराया? डी गुकेश ने हराया। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे? तो भारत और ये श्रीलंका के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर किया जाएगा। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों से संबंधित ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन कौन सा है? 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजलिस द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर द्वारा आयोजन किया जाएगा। ये कथन सही है। अगला कथन है कि अब 128 साल बाद क्रिकेट को वर्ष 2028 में ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाएगा। ये कथन गलत है। अगला कथन है कि 2028 ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश को भी जगह मिली है। ये कथन भी सही है। चौथा कथन है, ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार वर्ष 1900 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच में खेला गया था। ये कथन सही है। तो कथन 2 जो है कैसे गलत है देखा जाए तो 128 साल बाद नहीं बल्कि 125 साल बाद यह 2028 में खेला जाएगा। अगर आप यहाँ पे गणितीय विधि से देखें तो 1900 में ये पहली बार 1900 के बाद ये बंद कर दिया गया था और 2028 में ये दोबारा खेला जाएगा। तो एक हिसाब से देखिए तो 128 वर्ष के बाद ही खेला जा रहा है, लेकिन इसको अनुमति जो दी गई है उस हिसाब से इसको जोड़ा जा रहा है। तो इसको अनुमति जो है वो वर्ष 2025 में दी जा रही है या दी गई है, इसीलिए यह जो क्रिकेट है ओलंपिक में 125 सालों के बाद से फिर से खेला जाएगा। तो इसलिए विकल्प बी जो है ये गलत है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करें तथा कथन से इसमें गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, पहला कथन है, कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो। यह कथन सत्य है। दूसरा कथन है, सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। सरकारी संपत्ति किसी विशेष समुदाय को नहीं दी जा सकती है। तो कथन 2 जो है वो गलत है। कथन 2 गलत है। ठीक है, विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेंगे। ये कथन सही है। केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों में 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। तो कथन 1, 3 और 4 सही है। कथन 2 जो है गलत है और इसी की वजह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा कथन 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे विकल्प ए के साथ जा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान जो है पार्वती त्रिकी जी को दिया गया है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दिल्ली में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी संस्था ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो यह अभियान जो है IIT दिल्ली के तहत शुरू किया गया है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन जो है नैरोबी में किया गया। नैरोबी जो है कि केन्या की राजधानी है नैरोबी। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। इस प्रकार से इडुटेरिया का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट था यहाँ पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। कल हम फिर हाजिर होंगे तीसरे प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।